ये जो किताब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये है मैरी क्यूरी का नोटबुक। आपको पता ही होगा कि वो केमिस्ट्री फील्ड में काम करती थी। जिस रूम में वो वर्क करती थी वो बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है। मैरी क्यूरी की जो बिलोंगिंग्स है यानी उनका जो भी सामान रूम में है, जैसे उनका लाइट हो गया, उनका बेड हो गया या उनका किताब हो गया, वो अगले 1500 सालों तक रेडियो एक्टिव रहेगा। और जब से उनकी डेथ हुई है 4 जुलाई 1934 तब से लेकर आज तक जरा सा भी रेडियो एक्टिविटी कम नहीं हुआ है, हल्का सा भी रेडिएशन कम नहीं हुआ है। यानी उनके रूम में अगर आप जाके कुछ दिनों रहोगे तो आपके शरीर के सारे सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे और कैंसर सेल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। रेडिएशन सही में बहुत अजीब सी चीज है। आपने लूडो और सांप सीढ़ी तो खेला ही होगा कभी न कभी। ये जो पॉपुलर बोर्ड गेम है सांप सीढ़ी, ये एक्चुअली में भारत का ही गेम है, बहुत पुराना गेम है। और मेन बात है कि इस गेम को बनाने के पीछे एक बहुत ही डीप सी स्पिरिचुअल कारण है। स्पिरिचुअल वर्ड को सुनते ही जो मेरे ऑडियंस है, जो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, वो एक्साइटेड हो गई होगी। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो सांप सीढ़ी का गेम है ये बना है कर्म के बारे में टीच करने के लिए। आप इस गेम को ध्यान से देखोगे तो ये ऐसी गेम है जो बहुत डीप बातें हमें बताती है। अगर आपका डाइस रोल हुआ और सीढ़ी पे आ गया तो आप तुरंत ऊपर चले जाते हो उस सीढ़ी पर चढ़ के। लेकिन इतने सारे सांप मौजूद है और कोई भी सांप आपको कभी भी काट सकता है, चाहे आप 100 पे जाने वाले क्यों ना हो, आपको सांप काट के 11 नंबर पे ला सकता है। तो इस गेम को बनाने का जो एक्चुअल मोटिव था, जो मकसद था, वो यही था कि कर्म के बारे में हम टीच हो सके, कि ज्यादा सक्सेस होने पे ज्यादा होनू ना बनो, ज्यादा घमंड ना करो। 1 सेकंड नहीं लगता घमंड चूर होने में। और इस यूनिवर्स पे यकीन भी करो क्योंकि कभी न कभी कोई ना कोई ऐसी लकी चीज जरूर होगी जो कि सीढ़ी की तरह आपको ऊपर लेके जाएगी, आपको लाइफ में और ऊपर लेके जाएगी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है जिसके बारे में मेरे को आपको बताने में बहुत मजा आया। क्या आपको पता है कि अगर आप डेली 1 लाख रुपए कमाओ, मान लो आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो कि आपका 1 लाख रुपए डेली प्रॉफिट हो रहा है, तो आप साल में कितना कमाओगे? 1 लाख इंटू 365 यानी 3 करोड़। ठीक है, तो बात यह है कि अगर आप डेली भी 1 लाख रुपए कमाओ और मान लो जब पिरामिड का वक्त था यानी 5000 साल पहले, तब से आप हर साल हर एक दिन 1-1 लाख रुपए कमाओ, तब से मान लो आप 5000 साल से जिंदा हो। हाँ, सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन सुनो, पिरामिड के टाइम से आपने अभी तक 1-1 लाख रुपए डेली कमाया लास्ट 5000 साल तक, तब भी आपका जो कमाया हुआ धन होगा वो होगा 4.25 करोड़ इंटू 5000 साल यानी 18,250 करोड़, यानी करीब $2-2.5 बिलियन के आसपास, जो कि बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और एलन मस्क के नेटवर्थ का 2% भी नहीं है। मतलब ये लोग इतना पैसा कमाए हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। 5000 सालों से 1-1 लाख रुपए डेली प्रॉफिट कमाने के बाद भी आप नहीं पहुंच सकते उनके 2% पे भी। कितनी अजीब बात है। मतलब जो अमीर है वो और अमीर होते जाते हैं, ये दुनिया का सिस्टम ही वैसा है। ये रामायण के बारे में एक फैक्ट है कि ये जो लोग कहते हैं कि लाइफ में सफरिंग क्यों है, ये दुख खत्म काहे नहीं होता है बे, तो ये जो लाइन है ये ट्रू है। और मेन बात ये है कि इसके बारे में आपको रामायण में भी देखने मिल जाएगा कि अगर आप श्री राम हो, अगर आप श्री राम भी हो, फिर भी लाइफ में चुनौती, डिफिकल्टीज ये सब आनी ही है। जिंदगी का मतलब ही यही होता है। तो डिफिकल्टीज जो लाइफ में आती है वो आपको बर्बाद करने नहीं आती है, वो आपको रियलाइज कराने आती है कि आपके अंदर हिडन पोटेंशियल है। जब तक कोई दिक्कत नहीं आती है तब तक आप सीखते नहीं हो और भागने से कभी सीख भी नहीं पाओगे। इसलिए डिफिकल्टीज को फेस करके, उसको सॉल्व करके उससे सीखना। और दूसरी बात कि कोई भले ही कितना भी महान हो, डिफिकल्टीज सबके लाइफ में आती है। अगर श्री राम के लाइफ में इतनी डिफिकल्टीज आई है तो हम कॉमन इंसान कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए। 1942 में एक बहुत ही मिस्टीरियस इंसान हमारे धरती पे आया था। कुछ लोग कहते हैं ये रियल है और बहुत प्रचलित है। इसका नाम है फैंटम बार्बर। जी हाँ, फैंटम बार्बर। और ये किस लिए फेमस था पता है? 1942 के टाइम पे पूरे दुनिया भर में और स्पेशली मिसिसिपी में रात के समय लड़कियों के बाल आके ये काटता था। अब ये सुनने में फनी भी लगता है और अजीब भी, और लगना भी चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा अर्बन लेजेंड था फैंटम बार्बर जो कि रात में आके लड़कियों का बाल काटता था। कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, नुकसान की बात मैंने नहीं की, वो बस लोगों के घर में आता था और जो लड़कियां हैं उनका बाल काट के चला जाता था।
अजीब बात है। क्या आपको पता है कि एक ऐसा ओपेरा हाउस है जिसकी जो स्टेज है वो दूसरे कंट्री में है और जो ऑडियंस का बैठने वाला सीट होता है वो दूसरे कंट्री में है। जी हाँ, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो यही है वो। ये है हैस्केल फ्री लाइब्रेरी एंड ओपेरा हाउस, जो कि 400 पर्सन की कैपेसिटी का है और ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे बना हुआ है। जब मैं कह रहा हूँ कि बॉर्डर पे बना हुआ है तो मतलब लिटरली बॉर्डर पे बना हुआ है। और इसका 2 अलग अलग एड्रेस है, एक अमेरिका का और एक कनाडा का। और ये पूरे विश्व में इकलौता ऐसा ओपेरा हाउस है जो कि ऐसा है कि बॉर्डर पे बना हुआ है और स्टेज अलग कंट्री में है टेक्निकली, और ऑडियंस की सीट वो दूसरे कंट्री में चली जाती है, जो कि है यूएसए और कनाडा। इस हाउस के बारे में आप कई आर्टिकल्स को अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। जो कंपनी है लुइस विटॉन या फिर फ्रेंच में लुई वितो, ये एक लग्जरी ब्रांड है जो अलग अलग तरह के लग्जरी प्रोडक्ट्स को बनाती है। लेकिन ये एक्चुअली में एक साइकिल भी लॉन्च की है जिसका प्राइस कुछ ज्यादा नहीं है, बस 21.5 लाख रुपए है। जी हाँ, ये जो साइकिल आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये 21.5 लाख की बाइक है। तो थार लेना है, स्कॉर्पियो लेना है या फिर इस साइकिल को अपने बैल्कोनी में रख के शो ऑफ करना है, ये तो आपकी मर्जी है। लेकिन ये साइकिल एक्चुअली में बिकी भी थी। जी हाँ, ये सेल भी हुई थी। इसका मतलब जो ब्रांड है वो तो ब्रांड है, ब्रांडिंग ही होती है एक्चुअल में। तो इतनी बड़ी लग्जरी ब्रांड जब अचानक से साइकिल लॉन्च की, वो भी 21.5 लाख रुपए की, यानी 27-28 हजार डॉलर्स की, तब भी वो अच्छे से बिकी। यही चीज दिखाती है ब्रांड के पावर को। ये सही में अमेजिंग है, दैट्स गजब। महिंद्रा थार, ये जो गाड़ी है ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार्स है पूरे इंडिया की। आपने सुना ही होगा कि जो थार है वो इंडिया की ऐसी इकलौती गाड़ी मानी जाती है जो इंडिया की तो है ही, बट वैल्यू फॉर मनी, मतलब इतने प्राइस पे इतना लुक देना, ये सबसे ज्यादा थार को रेट किया गया है। जनरल सर्वेस से आपको ये पता लग जाएगा। लेकिन जिस इंसान ने थार को डिजाइन किया है, क्या आप उसके बारे में जानते हो? राम कृपा अनंथन। ये डिजाइन की है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा पॉपुलर गाड़ियों को, जैसे महिंद्रा XUV 700, महिंद्रा स्कॉर्पियो, इनफैक्ट महिंद्रा थार, इन सब को इन्होंने ही डिजाइन किया है। बहुत कम ही लोग इनको जानते हैं। क्या आपको पता है कि रसगुल्ला का इन्वेंशन किसने किया है? रसगुल्ला एक ऐसी मिठाई है जो पूरे इंडिया में पॉपुलर है। ये कोलकाता की सबसे प्रसिद्ध मिठाई है। इसका आविष्कार 1868 में हुआ था और इसका इन्वेंशन नोबिन चंद्र दास ने किया था। जी हाँ, इस धरती के इतिहास में पहली बार रसगुल्ला बनाने वाले इंसान का नाम है नोबिन चंद्र दास। MDH जो मसाला है इसके बारे में आपने हजारों बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि MDH का फुल फॉर्म क्या है? अगर पता है तो नीचे कमेंट जरूर करना। तो MDH का फुल फॉर्म है महाश्यान दी हट्टी और ये फाउंड हुआ था 1919 में। महाश्यान दी हट्टी का मतलब होता है किसी महाशय का दुकान, यानी किसी भी रेस्पेक्टेड पर्सन का शॉप। तो यही मतलब है MDH मसाले का कि एक रेस्पेक्टेड मैन मसाले बेच रहा है, ऐसा एक वाइब देने वाला। तो ये फैक्ट भी बहुत कम ही लोग जानते हैं। क्या आपको पता है कि ब्लू रोड्स आपको सिर्फ कतर में देखने मिलेंगे? तो कतर में ब्लू कलर के रोड्स मौजूद होते हैं और बाकी जगह पूरे विश्व भर में ब्लैक कलर के रोड्स होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। तो कतर में इन ब्लू कलर का रोड्स का मतलब क्या है? तो एक्चुअली में ब्लू रोड्स जो होते हैं वो ट्रेडिशनल रोड से ज्यादा बेटर होते हैं हीट के मामले में। रेगुलर जो ब्लैक कलर होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है उस रोड का। मतलब अगर आप कभी सड़क पे धूप दोपहर के टाइम हाथ टच करा दो तो वो आपको पूरा हाथ जलने जैसा फील होगा, सिंपली बिकॉज ब्लैक कलर ज्यादा हीट यानी गर्मी को एब्जॉर्ब करता है और रेडिएट करता है। लेकिन अगर उसी को कूल कलर यानी ब्लू कलर से पेंट कर दिया जाए तो उससे आप यकीन नहीं करोगे 15 से 20 डिग्रीज टेम्परेचर कम हो जाता है एक्चुअल में। जी हाँ, आपने सही सुना। और कतर में जो गर्मी होती है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। तो ऐसे जगह पे सबसे पहली बार ब्लू रोड से एक्सपेरिमेंट किया गया था। क्या आपको पता है कि आप जो नॉर्मल फुटबॉल दुकान से खरीदते हो और जो फीफा वर्ल्ड कप में यूज होता है उसमें क्या अंतर होता है?
तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो ये बॉल है फीफा वाला, ये लाखों रुपए की बॉल होती है और इसमें बहुत सारे ढेरों इनबिल्ट सेंसर लगा रहता है जो कि बॉल की स्पीड को, डायरेक्शन को मेजर करता है, जिसके चलते बॉल ट्रैकिंग और बाकी ऑफिशियल चीजें हो पाती है। और जो कैमरास फीफा में यूज होते हैं वो हर एक प्लेयर को भी ट्रैक कर रहे होते हैं, वो भी 50 टाइम्स पर सेकंड के हिसाब से। यानी जब वो खेलते हैं तो उनके मूवमेंट, एक सेकंड के मूवमेंट को 50 हिस्सों में बांटकर हम देख सकते हैं। इतनी डिटेल में फीफा की कैमरा वर्क होती है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।